पेटेंट सर्च करने का जो बेसिक तरीका होता है, एक होता है कीवर्ड वेस्ट। ठीक है, कीवर्ड वेस्ट में बेसिकली जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वट एवर योर रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, फॉर ए पर्टिकुलर इनोवेशन, उसको कीवर्ड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, दूसरा होता है क्लास वेस्ट। ठीक है, तो कीवर्ड एंड क्लास वेस्ट के बाद फिर साइटेशन भी देख सकते हो। साइटेशन में बेसिकली एसाइनी समझते हो, इन्वेंटर और बैकवर्ड फॉरवर्ड साइटेशन। बताता हूँ मैं टर्म्स क्या होता है। तो कीवर्ड बेस्ड में बेसिकली अगर आपका रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये उसका ब्रॉड फील्ड है, डार्क फील्ड बेस्ड माइक्रो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। उसमें उसका जो फीचर्स है, लाइक इट इज कैपेबल ऑफ जनरेट द हाइपरस्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डार्क फील्ड माइक्रोग्राफ्स। ये एक फिल्टर फ्री सिस्टम है, बट द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भी है दे यूज्ड फिल्टर्स। तो फिल्टर फ्री सिस्टम है, इसका एक नोबल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, और जो भी सिस्टम्स अभी करंटली अवेलेबल है, मैं जो दिखा था, they are using hyperspectral camera, specific hyperspectral camera, but we are not using hyperspectral camera। जो नॉर्मल CMOS कैमरा है वही हम यूज कर रहे हैं। hyperspectral कैमरा नहीं है तो चलो ठीक है, ये अलग तरीके का कोड है। और एक है जो ये जो हम एक अटैचमेंट टाइप का बनाया है, इट कैन कन्वर्ट एनी नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनटू ए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, जो कि यूजुअली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बहुत कॉस्टली होता है, लाइक मार्केट में अवेलेबल है। कन्वर्ट नॉर्मल माइक्रोस्कोप टू डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड मतलब ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, नॉर्मल इमेज या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। नॉर्मल वाले को, नॉर्मल वाले को नॉर्मल, ये क्या लिखा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इससे निकल गए। आगे अपना पूरा ब्रॉड चीज क्या है, डार्क फील्ड बेस्ड माइक्रो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब यह नोट्स देखते हो तो हमको बेसिकली सबसे पहले किसके अराउंडिंग घूमना है, सबसे ब्रॉड चीज इसमें क्या है, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। सबसे बड़ा मेन चीज ये हुआ इसका। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज हम ये देखेंगे ना पेटेंट सर्च के समय कि हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सिस्टम के कितने पेटेंट्स है। ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सिस्टम अगर आप डालते हो पेटेंट, मतलब एक नॉर्मल सर्चिंग के टाइम पे, ऐसे इसमें तो चला के देख सकता हूँ तो चले। और कोई लैपटॉप है देखो ना, उसमें चलेगा तो खुला। हाइपर स्पेक्ट्रल है, SPECTRAL हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखो लिखने का काफी तरीके हो सकते हैं। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम डायरेक्टली आप सर्च करो या हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करो। ठीक है, इमेज करोगे तो सिर्फ वो इमेज सर्च करेगा, मतलब कि इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेजिंग करोगे तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस सर्च करेगा। तो ये अगर आप डालते हो ना, तो जो पैटर्न होता है गूगल पेटेंट या गूगल का सर्च करने का, ये ढूंढेगा ये कहाँ पे है, हाइपर स्पेक्ट्रल कहाँ पे है, इमेजिंग कहाँ पे है। जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें ये पास पास में है, सबसे पहले ऊपर वो दूंगा। ठीक है, रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सर्च में डालते हैं तो मिलियंस ऑफ रिजल्ट भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 लाख रिजल्ट आया। ठीक है, 1 लाख ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें कि ये वाली चीज है, लेकिन टॉप में क्या देगा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो साथ में है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी मतलब लेट से पता नहीं है कि हाँ ये काम कैसे करती है, तो आप ऊपर के 20-25 रिजल्ट देख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फील्ड में कैसे पेटेंट है। फर्स्ट पेज हो गया, देन आप नेक्स्ट नेक्स्ट जा करके देख सकते हो। लेकिन देर आर मतलब 1 लाख रिजल्ट, अब ये तो पॉसिबल है नहीं देखने का।
सो व्हाट यू कैन डू कि इसमें लिमिट कैसे करें, ऐसे हम मुझे ऐसे पेटेंट्स चाहिए जिसमें कि ये दोनों होना ही चाहिए और एक साथ होना चाहिए। तो एक तो होता है कि डायरेक्टली आप इसको कोटेशन में डाल दो, तो ये अगर आप सर्च करते हो तो सिर्फ ये जहाँ जहाँ पे साथ में है ना वही रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तो अब देखो 17,000 रिजल्ट आ गए, 17,998 रिजल्ट। ओके, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसे एज इट इज लिखा हुआ आपको मिल गया, ठीक है। तो ये अब ये भी तरीका हुआ कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसे ब्रॉड अब आपको आइडिया लेना है तो आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ। लेकिन कुछ पेटेंट इसमें ऐसे भी आए होंगे जिसके कि डिस्क्रिप्शन में कहीं जस्ट मेंशन होगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, राइट। तो वो पेटेंट हो सकता है कि कहीं बैकग्राउंड में मेंशन हो या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन में मतलब छोटा सा उदाहरण दिया हो या कहीं रेफरेंस में हो। तो कुछ पेटेंट इसमें भी बहुत सारे जंक हो गए। सो हाउ यू कैन इम्प्रूव फिल्टर, ठीक है। तो आप क्लास यूज कर सकते हो, लाइक एक होता है आईपीसी क्लास, एक होता है सीपीसी क्लास, ठीक है। तो क्लासेस बेसिकली क्या होता है, पेटेंट क्लासिफिकेशन, आईपीसी इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, सीपीसी कॉर्पोरेटरी पेटेंट क्लासिफिकेशन होता है। कॉर्पोरेटिव पेटेंट क्लासिफिकेशन, इसमें होता क्या है कि देर आर मेजर 7 क्लासेस जिसमें कि वर्ल्ड की सारे जितने भी टेक्नोलॉजी जितने भी रिसर्च है ना वो इसके अंदर आती है। लाइक हाँ, कॉर्पोरेटिव पेटेंट क्लासिफिकेशन इज द ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर सारे को क्लासिफाई किया गया, पहले आईपीसी यूज करते थे एंड देर आर सम jurisdiction लाइक यूएस अपना क्लासिफिकेशन यूज करता था, जेपी अलग क्लासिफिकेशन यूज करता था। सबको मिला करके एक आईपीसी बनाया गया था, बट आईपीसी वाज लाइक लिमिटेड कि जैसे आप ये कैमरा बनाए हो, अब इसमें फर्दर कुछ और एक्सटेंशन तक जाना है तो ये 12 डिजिट तक क्लासिफिकेशन जाता था। अब इसमें कुछ और माइक्रो लेवल पे कुछ जा रहे हो, लाइक आप सिर्फ स्पेशली ब्रेड के लिए बना रहे हो तो क्लासिफिकेशन फर्दर और इम्प्रूव करना था। तो उसको भी स्पेसिफिक करने के लिए ये सीपीसी आया, ये 16 डिजिट तक शायद जाती है, ठीक है। तो ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है जो कि आप यूज कर सकते हो। ऐसे आप कॉम्बिनेशन यूज करो आईपीसी और सीपीसी दोनों लेकर के, ताकि सारे कवर हो, क्योंकि बहुत सारे पेटेंट में ऐसा है कि पहले जो फाइल हुआ है ना वो आईपीसी क्लासिफिकेशन दी है, सीपीसी नहीं दी है। तो टू कवर ऑल द एंटायर पेटेंट पोर्टफोलियो आईपीसी/सीपीसी वाला यूज कर सकते हो। ये स्पेस नीट जो है ना 79785491 कितना डबल बेड रहता है क्या सर? डबल बेड पता नहीं। हाँ देखिए मैं सुना तो उसके पहले भी मुझे दो चीज और बतानी है। पेटेंट जो आप जानते हो, पेटेंट इज विच काइंड ऑफ राइट्स, मतलब आपको जो ये पेटेंट है वो कैसी राइट्स है, हो तो पेटेंट होती क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। आईपीआर होती है। तो वो मतलब वही पेटेंट, मतलब क्यों करते हैं पेटेंट, कोई पेटेंट क्यों लेता है? पेटेंट लेते ताकि मतलब अगर मतलब कोई मतलब कोई भी मैंने किसकी इनोवेशन करे तो कोई दूसरा आदमी से उस मतलब मैंने उसका उसका कॉपी ना कर पाए, ना उसको उसको मतलब पूरा पूरी कॉपी करके मतलब उसका नाम भी ना कर पाए पेटेंट। पेटेंट जो होता है ना एक काइंड ऑफ, अगर कोई आप इनोवेशन करते हो तो द गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट योर इनोवेशन, लाइक आपने कुछ रिसर्च किया, लाइक जैसे आप कोई काम करते हो तो आपको उसका रॉयल्टी मिलना चाहिए, आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उसी तरीके से जैसे रिसर्च में है तो रिसर्च में अगर आप कोई इनोवेशन करते हो तो आपके जो रिसर्च में जो टाइम लगा है तो उसका बेनिफिट देने के लिए जो डिसाइड किया गया था कि हम आप पेटेंट देंगे आपको। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लाइक 1950s के बाद से पेटेंट वगैरह का कुछ स्कोप आया, नहीं तो पहले तो बस इनोवेशन करते थे और लोग बना करके बेचते थे। सो पेटेंट इज ए ज्यूरिसडिक्शन राइट, लाइक आप इंडिया में पेटेंट ले रहे हो ना तो इंडिया तक ही वैलिड है। अगर कोई पेटेंट जैसे आप ये कुछ इनोवेशन कर रहा है, अगर ये इंडिया में फाइल कर रहा है पेटेंट तो कोई किसी को पता चल गया कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर रहा है तो वो जा करके यूएस में आराम से बेच सकता है, कोई नहीं रोकेगा, आप ही नहीं रोक पाओगे जब तक कि आप यूएस में पेटेंट नहीं लेते हो, ठीक है। तो पेटेंट इज ए जुरिस्डिक्शनल राइट, आपको एक ही जुरिस्डिक्शन में
वैलिड होगा अनलेस और अनटिल कि आप दूसरे जुरिडिक्शन में फाइल नहीं करते हो। तो सो इधर का कोई भी अगर मेरा टेक्नोलॉजी यूज करके उधर फाइल कर सकता बिल्कुल है? बिल्कुल फाइल नहीं करेगा। हाँ, अब यूज कर बताता हूँ, यूज कर सकता है। पेटेंट लेते क्यों हैं? जैसे पेटेंट लेने का पर्पस होता है कि जैसे आपने कुछ बनाया, आपको लग रहा है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, लाइक हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट इसका इसके ऊपर बना करके बेच सकते हैं, सो दैट यू कैन अर्न सम मनी। सो आपने किसी जैसे इंडिया में करना है तो इंडिया में पेटेंट लेकर के प्रोडक्ट लॉन्च करो। सो दूसरी कंपनी यहाँ पे ये प्रोडक्ट को नहीं बना सकती, सिर्फ आप ही को राइट है क्योंकि आपने वो पेटेंट लिया हुआ है। एक सेकेंड। हाँ भाई। हेलो। जैसे कि यूएस का जो मेडिसिन सब तो वो सब हाई प्राइस रहता है ना, उसका जेनरिक मेडिसिन हम लोग खुद से करते हैं इंडिया में सस्ता पे, उसका ही सेम रहता है, उसके तो जेनरिक कंपल्सन भी सेम। तो ये जुरिस्डिक्शनल राइट है लेकिन वर्ल्ड वाइड नोवल है। लाइक आपने पेटेंट ले लिया तो अब ये पेटेंट दूसरा वर्ल्ड में कोई नहीं ले सकता इसके ऊपर है। ओके। ऑल्दो आपने इंडिया में सिर्फ लिया लेकिन वर्ल्ड में ये पता चलेगा कि दिस इज नॉट नोवल राइट नाउ, यू हैव ऑलरेडी करेक्टेड। ओके। सो वैल्यू वैल्यू इसका रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए हम जब भी पेटेंट करने से पहले एक पेटेंटेबिलिटी सर्च कराते हैं, इज इट पेटेंटेबल और नॉट। तो पेटेंटेबल सर्च कराने के लिए तीन चीजें कंपलसरी है: नोवेलिटी, यूटिलिटी एंड नॉन ऑब्वियसनेस। ठीक है। अब ये तीन टर्म जो है, ये तीन टर्म है, तीनों सेटिस्फाई होगा तभी आपको पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जब भी आपने कोई इनोवेशन किया तो आप इसको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करके देखोगे कि हाँ, अगर ये तीनों पे खरा उतरा है तभी हमको पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट जो है नोवेल्टी है, तो नोवेल्टी का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड वाइड में ये नोवेल होना चाहिए। ऐसा आज तक किसी ने कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है। तो ये सर्च करने के लिए ही हम पेटेंट सर्च करते हैं। लाइक गूगल पेटेंट डेटाबेस में जाकर के देखते हैं कि इंटायर वर्ल्ड में कोई ऐसा पेटेंट लिया है या नहीं लिया। अगर किसी ने ये ले रखा है तो यहीं पे आपका कैंसिल हो जाता है, पेटेंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपका अल्टीमेटली एग्जामिनेशन के दौरान कैंसिल कर देगा जो एग्जामिनर होगा। ठीक है। यूटिलिटी मीन्स देयर मस्ट बी सम यूज फॉर योर पेटेंट। लाइक आपने कुछ ये डिवाइस बनाया, अब इसका मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब ये यूज नहीं है, ये फिजिबल नहीं है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो भी आपको नहीं मिलेगा पेटेंट। ठीक है। तो इसका सम यूज होना चाहिए, मतलब किसी लेवल पर यूजफुल होना चाहिए तभी मिल सकता है। तीसरा है नॉन ऑब्वियसनेस। नॉन ऑब्वियसनेस मतलब कि ऐसा भी कुछ नहीं हो कि, मतलब बहुत जनरल सा चीज़ है कि अगर धूप से पानी गर्म हो रहा है तो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस पे कोई पेटेंट नहीं मिलेगा आपको। ये जनरल प्रोसेस है, आपने ऑब्जर्व करके आप जैसे पेटेंट फाइल कर रहे हो तो नहीं मिल सकता इस पे पेटेंट। ठीक है। नॉन ऑब्वियस मतलब नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, सब बहुत ऑब्वियस है। ठीक है। तो कुछ ऑब्वियस चीज लाइक ह्यूमन से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे जो ऑब्वियस चीज है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल वाला चीज है कि पेड़ से जब फल गिरता है तो नीचे ही आता है, तो इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा न्यूटन को। ठीक है। वो बहुत ऑब्वियस चीज है, तो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। जैसे आपने ये काम किया, ये नॉन ऑब्वियस चीज है, मतलब बहुत कोई भी नहीं कर सकता है इसको। ऐसे ही जनरली कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है। तो उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें सेटिस्फाई होती है तभी हमें पेटेंट मिलेगा। ठीक है। कंडीशन फॉर पेटेंटेबिलिटी। तो जब ये तीनों चीज को मेनली जो पर्पस होता है ना, नॉन ऑब्वियसनेस आपको पता चल जाएगा सिंपली कि हाँ, हम जो बना रहे हैं तो नॉन ऑब्वियस ही है, मतलब आप देख के ही बता सकते हो या फिर आप जब बनाओगे तब समझ में आ जाएगा कि ये तो हम काम जो कर रहे हैं डिफरेंट है। यूटिलिटी भी समझ में आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन तो करा सकते हो। थर्ड चीज जो पहला है नॉवेल्टी, ये पता करने के लिए आपको
या तो आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा कि हाँ वर्ल्ड में और किसी ने किया है या नहीं किया है इस तरीके का, तो आप खुद करो या फिर करवाओ। जैसे कुछ कंपनी जो आईपीआर से रिलेटेड कंपनीज है उसे पेटेंटेबिलिटी सर्च करवाते हो। तो यही वाला जो पॉइंट है उस पे अब हम मतलब बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। तो ये सर्च करने के लिए मतलब मैं जो बता रहा था ना, कीवर्ड बेस्ड सर्च, फिर क्लास बेस्ड सर्च और साइटेशन बेस्ड सर्च, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं कीवर्ड बेस्ड सर्च पे। तो कीवर्ड बेस्ड सर्च में हम क्या करते हैं कि इफ यू हैव एन इन्वेंशन, ठीक है, तो इन्वेंशन को आप ब्रेक डाउन करो कि जो है इन्वेंशन जो है वो किस चीज़ पे है बेसिकली, ब्रॉडली, ठीक है। तो उससे जो मेन मेन कीवर्ड्स है वो निकाल करके लाओ। जैसे इस केस में क्या है, एक सेकेंड भाई, हेलो, हाँ जी, यस प्लीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरा ही नंबर है। करना तो है मुझे, लेकिन सर्विस इम्प्रूव होने के बाद। ठीक है, 803107। नेट का तो हालत बुरा है, मतलब डिपेंड करता है इंटरनेट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो आपके केस में क्या है, जैसे क्या था, ये तो ये मेजर चीज था, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम। हाँ, तो जो कीवर्ड्स है ना, उसका कीवर्ड्स का हमें स्ट्रिंग्स बनाने होते हैं। जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल को और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल को जितने भी तरीके से हम बोल सकते हैं उसका कीवर्ड्स बनाते हैं हम लोग। हाइपर स्पेक्ट्रल हो गया, अब आपको सर्च करना होगा क्योंकि हम आपको हाइपर स्पेक्ट्रल का और मीनिंग देख करके, सिनोनिम्स देख करके बना मतलब की टर्म्स बनाने होंगे, टर्म सेट, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जैसे पेटेंट आप कोई भी लिखता है ना अटॉर्नी, तो वो उसका जो पेटेंट है उसका प्लेजरिज्म चेक होता है कि कहीं से साइट मतलब डायरेक्टली उठा तो नहीं लिया, या फिर कुछ डिफरेंट है कि नहीं इसमें। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, सो दैट कि उनका पेटेंट थोड़ा डिफरेंट लगे, मतलब कंटेंट वाइज। तो उसी के लिए मल्टीपल टर्म्स यूज किया जाता है। जैसे आप डायरेक्टली बोल रहे हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम, तो जो सबसे पहले इस पे सर्च किया होगा ना, ये सब टर्म ऑलरेडी यूज कर रखा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स भी मिलेंगे इसके। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम को और भी कुछ कुछ बोला जा सकता है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई इमेजिंग। तो ये आपका डिवाइस का जो दो मेजर चीज, हाइपर स्पेक्ट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने देखो सर्च करके दिखाया आपको, वो उसके ऊपर 17,900 मतलब 18,000 पेटेंट है, ठीक है। 18,000 पेटेंट में ये टर्म यूज हुआ है, पहली चीज। तो आप जो टॉप के पेटेंट है ना, वो खोल करके आप पढ़ करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक बार तो हाइपर स्पेक्ट्रल यूज किया है, अब उसी को फर्दर आप जब पढ़ोगे ना, तो हाइपर स्पेक्ट्रल को और भी क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ आइडिया यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जब आप पढ़ते हो। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यू हैव टू रीड अबाउट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो होता है बैकबोन होता है मतलब किसी भी पेटेंट का। सो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एंड इमेजिंग मेथड modality that gathers continuous information across the vast portion of the electronic spectrum। तो ये जो आपको ना पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि हाँ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट इसी से करते हैं, वंस वी गेट द अंडरस्टैंडिंग, सो उसके बेसिस पे हम अपने मन से जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इमेजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्म्स भी ढूंढने हैं, और हाइपर स्पेक्ट्रल का डायरेक्टली सिनोनिम्स है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सर्च मतलब ढूंढ सकते हो। तो ये दो तरीका जैसे अभी मैंने यहाँ से बताया। तो इसको पूरा पढ़ोगे एंड देन जो पेटेंट इसको मिला है
वो आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा कि व्हाट वाज द प्रीवियस जो मतलब हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग जो था उसमें क्या कमियां थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो इसको इसने काम किया है वो यहाँ पे बताएगा लास्ट पैराग्राफ में। ओके, तो उसी के बेसिस पे फिर मतलब आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि हम ये पेटेंट किस किस लिए ले रहे हैं। अभी पेटेंट का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, दो चीज हो गया। इधर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स में हो गया ये पेटेंट नंबर, ठीक है। पेटेंट नंबर एक होता है, पब्लिकेशन नंबर एक होता है पेटेंट नंबर। तो पब्लिकेशन नंबर और पेटेंट नंबर में क्या डिफरेंस है, जैसे देखो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ दिस, उस लास्ट में A1 लिखा हुआ है। तो जब कोई भी पेटेंट आप फाइल करते हो ना, तो वो जो बेसिक डिटेल्स होते हैं ना, जैसे वो देखेगा कि आपके टाइटल है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्लेम है कि नहीं, इमेजेस है कि नहीं, जो बेसिक बेसिक चीज होता है ना उसके बेसिस पे देख करके और वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपने जब डाल दिया तो एक एप्लीकेशन डेट मिलता है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर एंड एप्लीकेशन डेट मिलता है। तो एप्लीकेशन डेट की हो, एप्लीकेशन नंबर ये हो गया, और एप्लीकेशन जो डेट होता है, जैसे प्रायोरिटी डेट भी बोलते हैं उसको, वो इस तारीख को जैसे मिला, तो यहाँ से आपका पेटेंट का माना जाएगा कि यहाँ से आपने इनोवेशन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके पहले अगर किसी ने इस तरीके का इनोवेशन कर रखा है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, अगर इसके बाद कोई भी किया है तो आपका प्रायोरिटी दे जाएगा कि आपने पहले कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्री लाइन, आप कह सकते हो, ठीक है, प्रायोरिटी डेट को। तो जो फर्स्ट फाइलिंग जो होती है ना किसी भी एप्लीकेशन का, फर्स्ट फाइलिंग उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी डेट। तो यही मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसमें दो रूल होते हैं, एक प्रोविजनल फाइल कर सकते हो, एक नॉन प्रोविजनल फाइल कर सकते हो। तो प्रोविजनल में क्या होता है कि आप आपके पास जस्ट एक आइडिया है, जैसे आपको ये बनाना है, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है एंड बहुत मतलब डिटेल में रिसर्च करना बाकी है, तो आप अपना आइडियाज को लिख करके एक थोड़ा बहुत जो डिटेल इमेज वगैरह जो आपको कॉपी पे ड्राइंग वगैरह बनाया उसको लिख करके आप सबमिट कर सकते हो, एंड यू विल गेट 1 year बफर टाइम to file non-provisional application. In the non-provisional application, you have to file with detail, डिटेल के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा, which has हाँ which has which has abstract, detail, image, and then claim. Okay, the claim is most important. The claim, background, and then क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जिसका एम्बॉडीमेंट वगैरह आपका होना चाहिए, तो वो फाइल करने के लिए 1 साल बफर मिलता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो पहले प्रोविजनल फाइल किए थे ना, वहीं से आपका मतलब काउंट किया जाएगा कि वो वाला डेट के पहले का देखा जाएगा कि कोई फाइल किया है कि नहीं। अगर वो 1 साल के अंदर आपने जैसे नॉन प्रोविजनल फाइल किया है, उसके बीच में भी कोई कोई फाइल किया ना, तो प्रायोरिटी आप ही को मिलेगा, तो वो क्लेम वगैरह सब कुछ बता दिया हो, लेकिन आपका क्लेम बताने में थोड़ा सा डिले हुआ है उससे, तो भी आप ही को प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि आपने थोड़ा बेसिक आइडिया दे रखा है ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है। तो वो बेनिफिट होता है प्रोविजनल फाइल करने का। बहुत लोग जिसको मतलब डिटेल में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमारा इन्वेंशन हो सकता है कि नहीं, तो वो डायरेक्टली नॉन प्रोविजनल ही फाइल करते हैं। ऑल्दो प्रोविजनल फाइल करने का ज़्यादा कुछ चार्ज होता नहीं है, और नॉर्मली फाइल कर सकते हो। तो इस केस में नहीं फाइल किया गया है क्योंकि प्रायोरिटी डेट और एप्लीकेशन डेट जो भी है सब सेम है, ठीक है। अब ये असाइन टू ये सब ये आ गया ना कि कंपनी जो है ना जो इन्वॉल्व उसका नाम होता है, उस जो भी जैसे अभी NIT राउरकेला से फाइल करोगे तो असाइनी में नाम आएगा NIT राउरकेला, और इन्वेंटर में नाम आएगा आपका, और जो जो इन्वॉल्व है उसमें उनका, ठीक है। असाइन इन्वेंटर वो हो गया। अब ये ट्रांसफर भी होता है, जैसे हमने NIT राउरकेला के नाम से पेटेंट है, किसी कंपनी को इस पेटेंट में इंटरेस्ट है, वो लाइसेंस करना चाहती है या फिर ओन करना चाहती है, तो ये बीच सेल कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ एसेट होता है, पेटेंट इज ए काइंड ऑफ इनोवेटिव एसेट, मतलब आप बोल सकते हो इनोवेशन से रिलेटेड एसेट होता है, तो इसको ट्रांसफर भी होता है। तो जैसे ये असाइन टू इसको असाइन हुआ था, और वो सब थोड़ा थोड़ा डिटेल्स मिलेगा, करेंट असाइन ये है, ठीक है। एंड देन पब्लिकेशंस मतलब 18 मंथ्स लगते हैं जब आप फाइल किए नॉन प्रोफेशनल एप्लीकेशन, क्लेम वगैरह सब कुछ दे करके फाइल किए, उसमें 18 मंथ्स वो टाइम लेता है,
टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। उसके बीच में 3 एग्जामिनेशन फेज होता है। फर्स्ट लेवल में कुछ एग्जामिन करके आपको बताएगा कि आप ये क्लेम जो लिखे हो उसमें कुछ कुछ क्या क्या कमियां हैं, या फिर 2 इन्वेंशन एक साथ फाइल नहीं कर सकते हो, लाइक आपने इसमें 2 चीज़ एक साथ कर रहे हो, तो 2 अलग अलग पेटेंट फाइल करने के लिए बोल सकता है। या फिर और कुछ आइडिया देगा कि हाँ आपको साइटेशंस मतलब रखने पड़ेंगे कि ये पेटेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसको आप साइटेशन में डालो एंड ऑल। ये सब तो तीन तीन बार जब एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें आपको सुधारने का मौका मिलेगा, इम्प्रूव करने का। सो 18 मंथ्स के बाद वो पब्लिश हो जाती है, और उसी को पब्लिकेशन डेट बोलते हैं, और पब्लिकेशन नंबर फिर उसको एक मिलता है। तो पब्लिकेशन नंबर हमेशा ए से एंड होता है। जैसे यूएस 2015 00 इतना नंबर, और ये एवंस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रांट होने का प्रोसीजर फिर से 12 मंथ्स और लगेंगे, और उसके बाद फिर पेटेंट ग्रांट होता है। तो वंस योर पेटेंट विल बी ग्रांटेड, तब आप कोई भी प्रोडक्ट उस पर निकाल सकते हो, और आपको या लाइसेंसिंग करा सकते हो, या फिर उसके बेसिस पे आप पैसे कमा सकते हो, तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सपोज आपको फैक्ट्री नहीं खोलनी है, आप किसी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो, कंपनी आपको कांटेक्ट करती है, तो आप अपना पेटेंट को मतलब उनको यूज करने दो, बदले में आपको पैसे वो दे सकते हैं। लेकिन ग्रांट के बाद, ग्रांट के पहले नहीं होता बस। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब प्रोसीजर में बता दिया। अब कोई भी पेटेंट का लाइफ साइकिल होता है, जैसे आपने आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन कब तक? सो 20 ईयर्स। ओके, सो जब जो फाइलिंग्स होते हैं ना, फर्स्ट फाइलिंग, वहां से लेकर के 20 ईयर्स तक का आपका पेटेंट एक्टिव रहेगा, जो स्टेटस दिखा रहा है। और इसका देखो कब तक एक्टिव रहेगा, ये दिखा रहा है 2033 तक, 2033 तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपायरी डेट इसका। तो 2033 के बाद क्या होगा कि ये पेटेंट मतलब कोई मतलब का नहीं रहेगा, आपको अब प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, अब कोई भी बना सकता है। सो विद इन 20 ईयर्स आपको जितना भी आप मतलब रॉयल्टी कमानी है और जो भी कुछ करना है वो इसी अंदर कर सकते हो। 20 साल हो गया, अब ये बहुत जनरल हो गया, और अब कोई भी बना सकता है। सो इंडिया में आपने सुना होगा कि जेनरिक दवाई का हब है इंडिया। तो क्या करती है कि वो वेट करती है, कोई भी इनोवेशन हुआ, जो बड़ी बड़ी मॉडर्ना कंपनियां हैं यूएस वाली, कुछ इनोवेशंस किया, तो वो 20 साल तक रॉयल्टी कमा ली। जैसे 20 साल खत्म हुआ, और वो सीधा का सीधा इंडिया में फिर वो उसका कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती है इसलिए क्योंकि उस पर पेटेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, मतलब उसको पेटेंट का रॉयल्टी देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स की। फिर कुछ लीगल मतलब जैसे रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, वो मैं बाद में समझाता हूँ। अब हम आते हैं। अच्छा, एक मिनट खोलिए। मान लो हमने एक डिवाइस रिलीज किया, इसके ऊपर हमने कुछ और एडवांसमेंट किया, तो उसको हम क्या अलग से अलग पेटेंट फाइल करके ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, उसमें क्या होगा कि आपको 2 प्रायोरिटी डेट मिलेगा। जैसे आपने एडवांसमेंट किया तो कोई एक क्लेम ऐड कर रहा है, हाँ, तो वो 2 क्लेम जो उसमें, जैसे इसकी इसी का सपोज एक्सटेंशन है, पहले ये होगा एंड देन कुछ और एडवांस किए, तो अच्छा, ये क्लेम का जो प्रायोरिटी है ना वो यही रहेगा। ऑल्दो आपका जो नया क्लेम है, जो जैसे फाइल करते हो 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो वो अच्छा, 5-6 साल बाद तक का मतलब डेट मिलेगा आपको, और उसके 5-6 साल बाद एक्सपायर होगी। अच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एप्लीकेशन। अच्छा। ठीक है, तो वो कर सकते हो, वो सेम नेम पे होता है या फिर उसका नाम अलग में होता है? अलग कर सकते हो ना, टाइटल वगैरह सब कुछ, मतलब आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये रखना पड़ेगा कि हम इसका कंटिन्यूएशन फाइल कर रहे हैं, ये ओके, बताना पड़ेगा आपको। एब्स्ट्रैक्ट में। यस, अब्स्ट्रैक्ट में नहीं, मतलब कहीं फॉर्म में आपको पूछा जाता अच्छा, है। ये डिस्क्रिप्शन में ये कर सकते यस, और यहाँ पे आपको मतलब लिखा आएगा कि दिस इज ए कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ दिस, ऐसे करके ओके, लिखा आता है। ठीक है, तो वो फाइल कर सकते हो आप। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि लाइक एटलीस्ट वन इन्वेंटर शुड बी कॉमन इन दो बोथ द पेटेंट। ठीक ओके, है, कि जैसे आप ही का पेटेंट है वो कैसे पता चलेगा? ओके, ओके, ठीक है, तो उसके लिए एक इन्वेंटर कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल इन्वेंटर्स होते हैं, इसमें आप दोनों में एक इन्वेंटर आप ही हो, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब मैं बता रहा था क्लास के बारे में। तो एक तो कीवर्ड के बेसिस पे जो सर्चेज मैं बताया वो तो कर ही सकते हो। तो मैं पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट आइडिया मैं दे रहा हूँ कि जैसे
क्या था हाइपर स्पेक्ट्रल ना, तो हाइपर स्पेक्ट्रल लिखो। हाइपर स्पेक्ट्रल को जितने भी कीवर्ड्स मतलब आपको समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, वो उसका सिनोनिम्स लिखो। जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल और आर, जैसे और एंड का तो कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोग को। और होता है कि मतलब ये या ये, आइदर दिस और दैट। ओके, सो और करके आप लिख सकते हो। हाइपर स्पेक्ट्रल और अरे यार, इस लैपटॉप में हाइपर स्पेक्ट्रल और एक और क्या चीज टर्म मिला था मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इमेजिंग। स्पेक्ट्रम इमेजिंग ऐसे कुछ करके। तो वो आपको देखना है कि हाँ उस वो वही चीज होती है कि नहीं। तो स्पेक्ट्रम इमेजिंग ठीक है, लेकिन आप ऐसे लिखो। मैं मतलब रिकमेंड ऐसे करूंगा कि स्पेक्ट्रम इमेजिंग लिखना तो डबल कोट में लिखो कि एटलीस्ट स्पेक्ट्रम इमेजिंग ही है तो ही। अदरवाइज ये ओपन रखोगे तो स्पेक्ट्रम अलग समझेगा, इमेजिंग अलग समझेगा। समझेगा। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा। इसी तरीके से और करके आपको जो भी लग रहा है तो वो डाल सकते हो। तो हाइपर स्पेक्ट्रम का हो गया एक कीवर्ड्स, ठीक है। और देन इमेजिंग का एक बना सकते हो। ये स्पेक्ट्रम का ही सिर्फ रखो, इमेजिंग का अलग बना रहे हैं। तो इमेजिंग, और इमेजिंग को और क्या बोल सकते हो, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफी। अब देखो इसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक फोटोग्राफी मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। GH के बाद स्टार लगा दो, ठीक है, तो वो सब कुछ ले लेगा आगे का। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। और इसको कॉपी करके हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग जैसे मैंने सर्च किया ना यहाँ पे, एक तो नॉर्मल सर्च मैंने सीखा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, तो इससे कुछ लिमिटेड रिजल्ट आया। अब हाइपर स्पेक्ट्रल का कीवर्ड्स यहाँ पे रख दो एंड इमेजिंग का कीवर्ड यहाँ पे रख दो, तो भी रिजल्ट्स आएंगे। और वो भी वैसे रिजल्ट्स आएंगे जो कि either दिस कीवर्ड और दिस कीवर्ड इज अवेलेबल, मतलब दिस एंड दिस इज अवेलेबल। तो आप एंड लिख सकते हो बीच में ऐसे, ठीक है। और ये तो दोनों का इंटरकनेक्टेड रहेगा ना यहाँ पे। अब देखो मैंने एंड सिर्फ लिखा तो 84,000 रिजल्ट आ रहा है। अब एंड क्यों, क्योंकि हाइपर स्पेक्ट्रल मान लिया टाइटल में है, इमेजिंग कहीं और डिस्क्रिप्शन में है, तो इसलिए वैसे रिजल्ट्स बहुत होंगे। तो इसलिए हम डबल कोट में सबसे पहले देखते हैं टू गेट एन आइडिया कि हाँ कि इस पे कितने पेटेंट है, और इससे सबसे फिल्टर वाले रिजल्ट आपको मिलता है, मतलब 17,000 है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक्स ही बताता हूँ, मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। तो ये जो कीवर्ड बेस्ड है ना, इसके बेसिस पे आप समझ गए कि हाँ इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब फर्दर मुझे नैरो डाउन करना है, मतलब और कम रिजल्ट करना है कि हाँ इसमें जो बेस्ट रिजल्ट है ना वही आए। तो पेटेंट ओपन करो। पेटेंट में अब क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कोई क्लासिफिकेशंस है, तो ये क्लासिफिकेशंस मस्ट है हर पेटेंट को मेंशन करना कि आपका जो पेटेंट है ना, इनोवेशन है, वो किस क्लास में फॉल कर रहा है, ठीक है। अक्रॉस ऑल द ये सेम क्लास रहेगा, मान लो हाँ। यूएस गवर्नमेंट का जो है किसी का भी मतलब वो क्लास सेम रहेगा सब। यस, कॉर्पोरेटरी पेटेंट क्लासिफिकेशन होता है, वो एक समझौता हुआ था 1995 में कि हम सब मिल करके एक ही क्लास फॉलो करेंगे, सो दैट कि किसी को पेटेंट सर्च करना हो तो दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल्दो जैसे जापान वगैरह है वो अपना क्लास भी मेंशन करता है, बट ये मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये देखो इमेजिंग स्पेक्ट्रल का एक क्लास ही है G01 J32823। अब इसके अंदर जितने भी इमेजिंग स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोमीटर का जो भी पेटेंट और जो फाइल करेगा ना, वो ये क्लास मेंशन जरूर से जरूर करेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्लास का मतलब क्या है, तो देखो जी से क्या मतलब होता है, फिजिक्स। अब जितने भी फिजिक्स के जो पेटेंट फाइल होंगे वो जी से शुरू होंगे, ठीक है। जी तो कंपलसरी है। अब G01 में क्या आता है, मेजरिंग टेस्टिंग। तो मेजरमेंट और टेस्टिंग से रिलेटेड G01 हो गया, G02 भी होगा, G03 होगा, मतलब वो क्लासिफिकेशन किया गया है। मैं इस पार्टिकुलर क्लास को लेकर के इसको ब्रेक डाउन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब G01J गया,
तो G01 में क्या गया, फिजिक्स के अंदर ही, जैसे मेजरिंग टेस्टिंग के भी अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में, तो मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, वेलोसिटी, स्पेक्ट्रल कंटेंट, पोलराइजेशन, फेज ऑफ पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब ब्रेक डाउन किया है अब इसको, मतलब G01J में ये किस किस चीज़ को मेजर करने की बात कर रहा है। अब फर्दर G01J3 अब गया, तब ये इसके अंदर भी जैसे वेलोसिटी वगैरह है, उसके अंदर G01J3 के अंदर क्या करेगा, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एंड मोनोक्रोमेट्री, तो ये और भी नैरो हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर भी G01J3 फिर 28, थ्री के अंदर 1 2 3 4 28 तक आया। 28 में फिर क्या करा, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेक्ट्रम, मतलब इस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, जैसे आप बोल रहे हो ना मल्टीपल स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे जो इमेजिंग हो रही है ना, उसको 28 में कैटेगराइज किया। अब उसको और भी नैरो किया है, 28 26, मतलब 28 1 22 28 2 के 26 में फिर आया है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एग्जाम्पल फिल्टर इमेजिंग, ठीक है। तो आप ये क्लास लेकर के आइडिया लगा सकते हो कि इसके ऊपर कितने पेटेंट्स हैं। गॉट इट। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लास वाइज मतलब पेटेंट लिस्ट में मिला। हाँ, अब मैं अब ये समझाने का मतलब ये हुआ कि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ कि इस जैसे आप मान लिया जी लेते हो, तो जी में तो 1 मिलियन से ज़्यादा पेटेंट होगा, ठीक है, खाली फिजिक्स के ऊपर देते हो तो 1 2, और इसके नैरो डाउन होते जाते हो। तो आपको एक लेवल ऐसे पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर आप जो भी आप इनोवेशन करो उसको सारे पेटेंट आए। तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रोमेट्री पे आपका है, ठीक है। तो G01J3 आप अगर लेते हो, इसके बाहर आपका कोई पेटेंट नहीं जाएगा, ऑल्दो इसमें ज़्यादा पेटेंट आएंगे, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको रियली में कोई क्लास डायरेक्टली मैच हो रहा है तो आप वो लो, प्रेफर करो। उसके रिजल्ट्स अगर आपने देख लिया तो उसके बाहर वाले रिजल्ट्स ब्रॉड ही होंगे, मतलब क्लोज नहीं होगा। अब इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेक्ट्रम आपका काम अगर वही है, तो आप G01J3 28 ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसके ऊपर यहाँ पर पेटेंट देखना है, इसको सर्च में हम डालेंगे, क्या ये था ना, इस पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट सर्च होता है, बट आपको पेटेंट वाला कहाँ गया है, कहाँ खोलता हूँ। अब तक तो आपने कीवर्ड्स बेसिस पे किया होगा शायद, ठीक है। क्लास बेसिस पे जैसे हम देखते हैं 1 लाख पेटेंट है इस पे, ठीक है। लेकिन हम अब ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने पेटेंट है ना, सब दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्लास भी रखेंगे और अपने कीवर्ड्स भी इसके ऊपर इम्पोज करेंगे, दोनों होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस सर्चिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा एडवांस सर्चिंग का। तो ये अभी ये टर्म में ले रहा, सर्च फील्ड, सर्च टर्म्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमने क्या टर्म डाला था यहाँ पे, स्पेक्ट्रल इमेजिंग, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आईआईटी डेट वगैरह कुछ इसलिए नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर नोवेल्टी सर्च कर रहे हो तो आप मान के चल रहे हो कि आज से पहले हमको देखना है, फ्रॉम टुडे, मतलब टिल टुडे, मतलब, ठीक है। कुछ कुछ और सर्चेज होते हैं जिसमें कि हमको ये सब की जरूरत होती है, किसी पर्टिकुलर साइंस का देखना है, इन्वेंटर या फिर ये सब देखना है, तो हम वो यूज करते हैं, अदरवाइज भी नहीं करते। अब देखो 4000 पेटेंट आ गए, 4618 पेटेंट, ठीक है। तो एक्टिव हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, ठीक है। अभी आपके पास और भी कुछ टर्म्स होंगे, लाइक जैसे मैं बताता हूँ कि फिल्टर फ्री बता रहे थे जैसे, ठीक है। और ये क्या था, हाइपरस्पेक्ट्रल के लिए इसमें नो नीड ऑफ है, तो नो नीड वाला अभी डिफरेंट तरीके से डालना पड़ेगा। जैसे खाली हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा डालोगे तो वो कैमरा वाला भी आएगा, और नो नीड ऑफ हाइपरस्पेक्ट्रल, नो नीड बहुत तरीके से बोल सकता है। तो इसके ऊपर फोकस आप लास्ट में जब रीड करोगे ना तब करना। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि आप यहाँ डाल सकते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको पेटेंट ओपन करके वो ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो फिल्टर फ्री या विदाउट फिल्टर, इसको बहुत तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका टर्म बनाना पड़ेगा एक, ठीक है।
जैसे एक तो बना हो गया फिल्टर फ्री लिस्ट, लेट से उसमें सर्च करना है। तो फिल्टर को और क्या क्या बोलते हैं? फिल्टर हो गया, सिनोनिम्स देख सकते हो आप। वेवलेंथ सिलेक्टर हम्म, दूसरे पर्सपेक्टिव। वही समझना है। अब हमें सारे के सारे सिनोनिम्स नहीं लेना है, हमें मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो पेटेंट है ना उसमें किस तरीके का यूज हो सकता है। ठीक है, तो जैसा बोला वेवलेंथ सिलेक्टर, स्पेसिफिक सेलेक्टर, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम सेलेक्टर, सेलेक्टर, स्पेक्ट्रम सेलेक्टर, इस तरीके से जो अच्छा, आपको कीवर्ड समझ में आ रहा है जो यूज हो सकता है। स्पेक्ट्रम, SPECTRUM ना, स्पेक्ट्रम। तो इसको कैसे लिखोगे? इन्वर्ट को डालते थे। इन्वर्टेड कॉमा डालोगे ना तो स्पेक्ट्रम सेलेक्टर आएगा, सेलेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ऐसे करके लिखा रहेगा तो वो नहीं आएगा। नहीं है। ठीक है, तो वो जैसे हम लोग पेड डेटाबेस जो होता है ना उस पे करते हैं, तो कुछ ऑप्शन होता है नियर थ्री, जैसे स्पेक्ट्रम नियर थ्री सेलेक्टर करते हैं, तो या स्पेक्ट्रम इधर हो सेलेक्टर इधर हो, बीच में सेलेक्टर बीच का 3 वर्ड के अंदर जो 3 वर्ड के रहेगा अंदर जो वो भी आगे रहेगा पीछे। वो आ जाएगा। तो उस तरीके का कुछ ऑप्शन होता है। तो गूगल पेटेंट का मतलब उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, स्पेक्ट्रम सेलेक्टर डायरेक्टली लिख करके देख सकते हो अभी। ठीक है, या फिर आप सेलेक्टर ही डाल सकते हो। मैं ऐसे करके ही डाल रहा हूँ अभी। चलो तो वही लगते हैं। तो फिल्टर और फ्री था, ठीक है। तो एक ब्रैकेट और डालते हैं, ये तो इसका ब्रैकेट हो गया। अब एंड में होना चाहिए क्या, फ्री। लेकिन हम मेरे हिसाब से तो बहुत ही मतलब पास में होना चाहिए कि फिल्टर फ्री पास में ही बोलेगा ना, फिल्टर यहाँ बोल रहा है फ्री नीचे बोल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें वही सब लिमिटेशंस आते हैं। उसका सॉल्यूशन है कि दूसरे डेटाबेस पे भी हम कर सकते हैं सर्च, बट इसमें बता रहा हूँ मैं फ्री, नो नो फिल्टर, और क्या बोल सकते हैं। हम्म, विदाउट फिल्टर। अब एक आता है नॉट, नॉट फिल्टर। तो ये नॉट को डबल कोट में डालना पड़ेगा आपको, जैसे एंड और नॉट ये सब एक बुलियन ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो बुलियन ऑपरेटर्स को अगर आप यहाँ नॉट डायरेक्टली लिखते हो तो ये समझ लेगा दिस वर्ड नॉट आगे का, तो आपको डबल कोट में डाल देता हूँ, तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड्स है, नहीं ऑपरेटर के रूप में काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ होते हैं। लेटर में यही ले रहा है फिल्टर एंड फ्री वाला। इसको हम अब डालते हैं टर्म्स में। ओके, अब सर्च करते हैं। हट गया क्या? वो बाहर ये करने से आ जाता है। अपने आप लेगा। बाहर क्लिक करो। अब देखो 3300 एक रिजल्ट हो गया। जैसे जैसे आप चीज़ें मतलब नैरो डाउन करते जाओगे ना, चीज़ें ऐड करते जाओगे, वो कम होते जाएगा। अभी 3000 फिर भी फिजिबल है कि हम एक बार के लिए देख सकते हैं, बट अभी भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ है, मतलब ज़्यादा पेटेंट्स आए हैं। तो कुछ ऐसे मतलब आपको ऑप्शंस रहेंगे जो कि टाइटल में ही मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। तो वो सब ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा स्पेस नेट पे। यहाँ पे जो होता है ना रिजल्ट सर्च, पेटेंट सर्च के लिए स्पेशली है। एडवांस सर्च में जाओगे तो यहाँ ब्रेक डाउन दिखाएगा, जैसे देखो टाइटल, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे मैंने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में सर्च करना चाहता हूँ, और वो टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में ही होना चाहिए, कहीं और पे मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह में है तो उतना वैल्यू नहीं। वैसे पेटेंट जिसका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ है मेंशन, वही वाले होने चाहिए। तो वो डाल करके आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। इनवैलिड कोई भी
hyperspectral imaging ये ऑल टेक्स्ट में होगी। कन्वर्ट कर देंगे सर। यहाँ से ऑप्शन मिलेगा ऑल टेक्स्ट नेम citation टेक्स्ट में टाइटल एब्स्ट्रैक्ट इसमें डालते हैं सबका बना हुआ already। उसको काट दो। इंग्लिश इंग्लिश ऑफ फ्रांस इंग्लिश जर्मन फ्रेंच तो सर्च ही कर रहे हैं। और कोलन हटा दो, देखो और कोलन बोला ये इन्वर्टेड कॉमा। 2029 रिजल्ट इसमें आया, ठीक है। एंड में ऐसे होगा, कभी कुछ नहीं डाला होता है। 2019 रिजल्ट है ऐसे, जो कि टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में इसी बोल रहा है, ठीक है। और भी नैरो अगर आपको दिखना है तो सिर्फ टाइटल में कौन बात कर रहा है वो भी देख सकते हो। फील्ड का टाइटल हुआ तो ये 460 रिजल्ट ऐसे हैं जो कि आपका फोकस्ड है इस पर, ठीक है। अब ये 460 रिजल्ट फिजिबल है कि हम आप बैठे तो एक दिन या 1.5 दिन में देख सकते हैं। मतलब जस्ट टू ओपन करो और आपको सर्च फिर क्या करना रहेगा, जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग पे तो ये है ही। आपको सर्च क्या करना है, 2-3 चीज। आपका जो मेन फीचर है कि नो नीड फॉर ये वाला चीज नहीं होना चाहिए, फिल्टर फ्री होना चाहिए। एक दो चीज आप जो पेटेंट ओपन करके पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। तो वो अभी की आसान हो गया, मतलब 460 पेटेंट में देख लिए तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। अब इसमें फर्दर ऐड कर सकते हो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना देखो ही, बट कुछ छूटने का जो चांस होता है ना थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप पूरा का नैरो डाउन करके ही आप 20 रिजल्ट लेट से निकाल लिए तो जरूरी नहीं है कि सारा सारा कवर ही हो गया होगा उसमें। तो कैमरा वाला जैसे ये वाला मैं डालता हूँ, फिल्टर वाला, चांसेस कम है कि ये एब्स्ट्रैक्ट में बता देगा कि फिल्टर नहीं है, ठीक है। वो मतलब ये ऐसी चीज है जो कि डिस्क्रिप्शन में बता, मतलब डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना ही चाहिए, फिर ऑल सेलेक्ट कर लो, इसमें बेटर है। कहीं भी बोल सकता है क्योंकि दिस इज ए फीचर। क्लेम में भी बोल सकता है बट यू नेवर नो कि कैसे क्लेम किया है। तो हम सबसे पहले ब्रॉड एस्पेक्ट लेके चलते हैं। देखो मैं अभी सिंपल टर्म में लेकर के इसको चलता हूँ, उतना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो मैं स्ट्रिंग बनाया हूँ ना ये पेड डेटाबेस के लिए सुटेबल ज़्यादा होता है। तो फिल्टर डाल देता हूँ और ये सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से अभी क्लेम सेलेक्ट करता हूँ जो सबसे बेस्ट होता है, क्लेम में होना चाहिए। तो ये नहीं दे रहा ना रिजल्ट, एंड है ना, वो एंड शायद नहीं कह रहा। लेट्स सिंटैक्स कुछ और भी डाले हैं क्या, यहाँ पे एंड है, दिस एंड दिस दोनों होना चाहिए। तो 0 रिजल्ट्स में नहीं आएगा।
अच्छा इसमें पैकेट वैकेट ला गया था इसलिए इसी के अंदर है। देखो जीरो रिजल्ट से मतलब कोई भी नहीं है जो ऐसे इस तरीके से बोल रहा है, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा तो एक तो चीज पता चला कि कोई पेटेंट नहीं बोल रहा, हम ऑल टेस्ट करके देख लेते हैं। फिल्टर करके देख लेते टाइप टू एब्स्ट्रैक्ट क्लेम एवरीथिंग है। मतलब फिल्टर फ्री कहीं कोई भी नहीं बोला, ठीक है। तो इससे एक बार पता चल गया फिल्टर फ्री कोई नहीं बोला। ऑल्दो अभी आपको फिर भी रहेगा कि फिल्टर फ्री को किसी और टर्म में बोल सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 460 रिजल्ट्स को आप एक बार रिव्यू कर सकते हो। तो जैसे फिल्टर इसमें हम सर्च करेंगे, अभी फिल्टर फ्री नहीं करते, फिल्टर वाले हम पेटर्न देख लेते हैं। देखने का तरीका तो एक भी हो सकता है। फिल्टर कितने में हो कुछ हो रहा है, ये कॉल आउट कर देंगे। क्लेम सब हो गया। फिल्टर 160 में है, ठीक है। तो ये 160 पेटेंट में फिल्टर बोला है। अब फिल्टर फ्री बोलने के लिए तो फिल्टर बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 160 पेटेंट को रिव्यू करोगे आपको आइडिया लग जाएगा फिल्टर फ्री किसी ने बोला है कि नहीं हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए, ठीक है। तो एक तरीके का स्ट्रिंग ये हो गया, देख सकते हो। दूसरा था जैसे मैंने ये क्लास निकाला था, ठीक है। तो इसमें था एक स्ट्रिंग, तो ये हो गया 160 रिजल्ट आपका ये वाला हो गया। तो ये आप डाउनलोड भी शायद कर सकते हो यहाँ पे, आप एक्सेल में किसी में डाउनलोड कर लो एंड देन आप एनालाइज करो। एक्सेल इसमें तो होता है। एक्सेल तो 0 to 40 कितना रिजल्ट है टोटल 160। इसको डाउनलोड करोगे ना तो डाउनलोड हो गया। अब आप दूसरे स्ट्रिंग्स भी चला के देख सकते हैं। आप स्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसे बोला, ठीक है। हम क्लास रख करके देखते हैं। अब एक चीज है, जो क्लास का जो फॉर्म है ना लिखने का, वो गूगल पे अलग होता है, किसी और डेटाबेस पे अलग होता है। जैसे G01J ये मेजर क्लास हो गया, 4 डिजिट तक एक साथ चलता है, फिर 4 डिजिट तक एक साथ चलता है, ऐसा कुछ रूल्स है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इस पे डायरेक्टली चल रहा है कि नहीं, इसका फॉर्मेट सही कि नहीं। फॉर्मेट सही नहीं है G01J/28 तक। तो हम पहले क्या करेंगे, पेटेंट क्लासिफिकेशन करेंगे। G01J तक मैंने बोला था कॉमन रहता है, ब्रैकेट का है। देखो G01J, अब इसमें आपको सर्च करनी पड़ेगी। देखिए स्पेस यहाँ स्पेस का वो हाँ कॉपी करके ले सकते हो डायरेक्टली। क्या था G01J 3 के अंदर 28, तो 3 है ना ये। अब इसको फर्दर ब्रेक करोगे ना तो इसके अंदर 328 मिलेगा। 32 देन देखो ये 028, तो ये 328 के अंदर आना शुरू हो गया होगा। नहीं अभी 3 ये अलग चल रहा है, मतलब ये 320 ये 2 चल रहा है, 02 03 देखो 04। उसी तरीके से 28 तक आपको जाना पड़ेगा। ये 22 28 ये आया, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेक्ट्रम यूजिंग कलर फिल्टर, ठीक है। अब ये जो क्लास है इसको फिर फर्दर ब्रेक, मतलब जैसे ब्रेक डाउन इसका नीचे है, तो ये ब्रॉडर क्लास है। जैसे एक बिंदु है ना, ये एक पॉइंट, अब ये मेजर क्लास है, इसी के अंदर ये सारे क्लास आते हैं। अगर आपने ये ले लिया तो ये सब जितने भी क्लासेस के पेटेंट है ना वो सारे का सारे आपको कवर होंगे। ये पॉइंट जो है ना वही समझाने के लिए कि इसका सब अच्छा क्लास है। यहाँ से अगर हम ये उठा लेते हैं हाँ। के वहाँ पे गूगल में डालते हैं फिर भी तो हो सकता है। हाँ सर, तो ये कॉपी किए, ठीक है। आपने फिर रिजल्ट सर्च में ये फॉर्मेट ले रहा है,
बार देख लेता हूँ। अरे यार देखो, सबसे बड़ी गलती मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल में ढूंढ रहा हूँ, हमें क्लास में ढूंढना है, क्लासिफिकेशन में जाना है। ठीक है, आईपीसी और सीपीसी बोला था मैंने, तो ये अब ढूंढोगे 13,760 रिजल्ट है। ठीक है, अब फर्दर आप ऐड करो, क्या बोले थे, फिल्टर। लेकिन फिल्टर कहाँ देखना, क्लासिफिकेशन में तो फिल्टर होगा ना, टेक्स्ट में होगा। टेक्स्ट में आप सर्च करोगे टाइटल स्टेट क्लेम इन ऑल, तो ये इसके अंदर आ गया 3,719 रिजल्ट। अब इसमें देखते हैं फिल्टर फ्री कुछ है कि नहीं, सब जैसा 142 रिजल्ट है जो फिल्टर फ्री की बात कर रहा है। ऑल्दो ये फिल्टर और फ्री दूर दूर बेस होते हैं, जो कहीं और फ्री है और फिल्टर कहीं और होगा। ठीक है, तो फिल्टर फ्री हम डबल कोट में देखता हूँ करके लेता है कि नहीं ले रहा। चलो क्लेम में देखते हैं, जैसे गूगल पे लेता है डबल कोटेशन, इस पे कुछ और रूल होगा, एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा उसका। हमारे एक्चुअली पेड डेटाबेस में सर्चिंग करता है ना, तो इसकी ज़्यादा करते नहीं है। टेस्ट में आया फिल्टर फ्री क्लेम कर रहा है कि नहीं कोई, ये देख लेते हैं। 2 पेटेंट क्लेम कर रहा है फिल्टर फ्री, तो ये दोनों तो हमें बनता है कि हम एक बार देख लें कि फिल्टर फ्री किस सेंस में बोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ब्रेक ब्रेक करके जो भी पॉसिबल लगता है वो सर्चेज अप करके आप एक कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि हाँ ऐसे पेटेंट कुछ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इससे 2-4 आइडिया और भी मिलेंगे कि इसके आसपास और किस किस तरह के पेटेंट फाइल हुए। अगर हमें मान लिया टेक्नोलॉजी सिमिलर मिल रही है, थोड़ी डिफरेंट करनी है, तो ये सर्च से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हम और क्या कर सकते हैं थोड़ा डिफरेंट। जैसे इस तरीके से फाइल हुआ है तो हम थोड़ा सा अलग लेकर के फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास बेस्ड सर्च। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करवाया आपको, इसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन मिले, टाइटल, इन्वेंटर, एप्लीकेशन, पब्लिकेशन नंबर। तो ये पब्लिकेशन नंबर जो होता है ना, वो यूनिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पब्लिकेशन नंबर है, इसमें एक पब्लिकेशन नंबर और उसकी उसी का ग्रांटेड वर्जन दिया है। ठीक है, तो ये यूनिक होता है वर्ल्ड में, मतलब जितने भी पेटेंट है ना सबका यूनिक होता है। तो आपको ये लिस्ट मिल गई। ठीक है, 100 कुछ पेटेंट का था, 40 पेटेंट का, एक बार में 40 ही डाउनलोड हुआ, आई थिंक 40 करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग से मुझे इतने रिजल्ट्स मिले, सेकंड स्ट्रिंग से जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, जैसे अभी इसमें कोई एक पर्टिकुलर पेटेंट इसमें कैप्चर हुआ, अब हम क्लास में सर्च किए उसमें भी ये रिजल्ट कैप्चर होगा, तो दो बार एनालाइज तो करेंगे नहीं, तो डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट रिमूव करना होता है, नहीं आता। जैसे सिलेक्ट किया, फिल्टर करना पड़ेगा, या फिर जैसे एक्सेल वगैरह थोड़ा भी पढ़ो, जैसे रो हाइट है 15 कर दो, थोड़ा दिखेगा। इसमें अगर मान लीजिए इसमें डुप्लीकेट देखना है, इसको सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज कर दोगे ना, तो जो भी डुप्लीकेट रहेगा ना उसका एक कलर मिल जाएगा, रेड कलर, पिंक कलर का आ जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक रख सकते हो, या तो ऐसे सिलेक्ट करो पूरा सीट को यहाँ पर, और डेटा में जाओ और रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आता है। सॉर्ट में टेक्स्ट कॉलम, ये है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्लिक करोगे ना, अब बोलेगा किसमें डुप्लीकेट देखना है, तो सारे कॉलम में हमें नहीं देखना, जो कॉलम में देखना पब्लिकेशन नंबर, तो बाकी को अनसेलेक्ट कर लो और पब्लिकेशन नंबर को सेलेक्ट रखो, या फिर अनसेलेक्ट यहाँ से पूरा कर सकते हो और सीधा ये पब्लिकेशन नंबर को सेलेक्ट करो, ओके करो। डुप्लीकेट नहीं है इसलिए नहीं डिलीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पेटेंट को नीचे 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 डाल दोगे, एक सेट रेडी हो जाएगा कि हाँ हमको जैसे लेट से 1500 पेटेंट एनालाइज करने हैं,
1000 पेटेंट एनालाइज करने, डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद उसके बाद फिर 1 बाय 1 आप देख लोगे पूरा बेसिक्स चीज़ें। अब देखना क्या है, तो पेटेंट ओपन करोगे, नॉर्मल सी चीज़ है। आपका इन्वेंशन सबसे पहले ये फोकस देखोगे कि पेटेंट का फोकस जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के ऊपर है कि नहीं। अगर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के ऊपर है तभी आप फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल, अब मान लिया कुछ और ये बोल रहा है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग की बात कर रहा है और फिल्टर फ्री की बात कर रहा है, आपके काम का नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक इमेजिंग ही देखते हुए आप फिर उसको हटा सकते हो वहीं से, ठीक है। एनआर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं और जिससे रिलेवेंट के लिए आर लिख दिए और नॉन रिलेवेंट के लिए एनआर लिख दिए, ऐसे करते चलते हैं। अब जो भी रिलेवेंट पेटेंट आया उसको फर्दर एनालाइज करते हैं डिटेल में कि उसमें अगर फिल्टर फ्री बोला है तो किस सेंस में बोला है और जो भी फीचर्स बोला है किस सेंस में बोला है, वो मतलब सही में मतलब जो हम जो समझ रहे हैं जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी और से बोल रहा है। तो ये 2 लेवल का मैप मतलब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेट बना करके आप एनालिसिस कर लोगे और सो दैट कि आपका ये पता चल जाएगा कि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो नोवेल है कि नहीं है। तो जब ये पता चल जाएगा कि हमारा जो नोवेल है तो आप पेटेंट पेटेंट लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। देन आपको पेटेंट लिखने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और पेटेंट लिखने के साथ साथ क्लेम वगैरह बनाओगे और उसके बाद फिर फाइल करोगे। तो ये है सर्चिंग का मेन फंडा। अब कुछ कुछ और टूल्स है जो मैं अच्छा अभी आप ये कर दो, थोड़ा बंद कर दो, ऐसा, आप जगह पहले अपना रूम ये कर लो। ठीक है। बाकी मैं फिर कल एक और कुछ अगर टाइम मिलता है तो 1-2 टूल्स और बता दूंगा जिसके थ्रू आप सर्चिंग वगैरह कर सकते हो। डिनर के बाद ये देख सकते हो अगर ये अच्छा आप ये फ्रेंड लोग आ जाए। अब कल ही देखेंगे, ठीक। कुछ मतलब क्लियर हो गया। बहुत सारी चीजें क्लासिफिकेशन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये क्लास बेस्ड वाला ना बहुत काम आएगा। जैसे आपने कोई पेटेंट देखा, अब हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के ऊपर, हाँ, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के ऊपर है कि नहीं है, वो क्लास से आप मतलब एक क्राइटेरिया रख सकते हो कि ये क्लास में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहाँ से भी समझ सकते हो। और बेसिक इंग्लिश आपको ठीक ठाक है क्योंकि पेटेंट इंग्लिश में होती है, तो उसका लैंग्वेज समझ करके आप एनआर और आर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो चाइनीज वाला होता है। चाइनीज वाला, हाँ। तो बहुत मुश्किल है तो चाइनीज वाला ना जनरली आप स्पेस नेट पे ही देखना, इसका जो ट्रांसलेशन होता है ना वो बेटर होता है, बेटर देन गूगल होता है। एक वो पेटेंट स्कोप में मैं करता था तो पेटेंट स्कोप भी मतलब गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन लेता है, ये इसका कुछ अलग है ट्रांसलेशन का। इस पे पेटेंट सर्च करना हो ना तो PN पब्लिकेशन इक्वल टू और जो भी पब्लिकेशन नंबर वो डाल दो, सर्च करोगे तो पेटेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पेटेंट है तो यहाँ पे आप ओपन कर रहा, तो पूरा पेटेंट इसमें खुल गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे इसे गूगल में खुला, ये पब्लिकेशन नंबर है। थोड़ा थोड़ा एक्सेल में सीखना जरूरी है। जैसे डबल क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करोगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके कुछ कुछ है। तो PN इज इक्वल टू ये डालोगे आपको ये पेटेंट खोलेगा, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, सब हटा दो। पेटेंट खुला, फिर से पेटेंट ट्रांसलेशन देखो यहाँ से आता है। तो जो भी खुलता है ना, जैसे वीडियोग्राफिक डिटेल्स है, क्लेम डिस्क्रिप्शन वगैरह, ऐसे नहीं खुलता है। मैं दिखाता हूँ, पूरा खुलेगा इसमें। ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दे दिया, फिर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये यूएस पेटेंट है तो ऑलरेडी से इंग्लिश में है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर मान लिया चाइनीज पेटेंट है तो चाइनीज में आएगा, यहाँ से आप ट्रांसलेशन इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे तो इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। फिर क्लेम, ड्राइंग्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साइटेशन,
लीगल इवेंट्स एंड ऑल, ये सब थोड़ा सा डिटेल है, ये मैं बाद में बता सकता हूँ। पेटेंट फैमिली एंड ऑल, ठीक है। एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ पेटेंट फैमिली क्या होता है। पेटेंट फैमिली वैसे होता है जैसे कि आपने एक पेटेंट लिया इंडिया में, ठीक है, इसका अब यही पेटेंट यूएस में ले रहा है, यही पेटेंट फ्रांस में ले रहा है, सेम इन्वेंशन, तो उसके लिए अलग अलग पेटेंट यहाँ लिस्ट नहीं होगा, यहाँ एक ही पेटेंट लिस्ट होगा और उसी के अंदर सारा का सारा, उसी फैमिली के अंदर सारा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो फैमिली हो गया। तो फिर फैमिली जैसे सर बोल रहे थे कंटिन्यूएशन एप्लीकेशन, उसी का हो। दूसरा पार्ट करेक्ट तो आएगा कि नहीं, तो वो दूसरा पार्ट जो आएगा ना, वो इसी फैमिली के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से फैमिलीज क्रिएट होती है। तो जैसे ये फैमिली, जैसे चाइना में एप्लीकेशन लिया, 2 बार लिया, चाइना में ग्रांट हुआ। अब एप्लीकेशन और ग्रांट सब एक ही फैमिली का पार्ट है, अलग अलग नहीं है। एक एनालाइज कर लिए काफ़ी है, फैमिली के बाकी मेंबर ऑलमोस्ट सेम चीज़ बात करेंगे, ठीक है। फिर देखो ईपी, ईपी मतलब यूरोपियन पब्लिकेशन, ईपी का एप्लीकेशन ग्रांटेड है और उसी का मतलब कुछ एडिशन किया होगा तो वो फाइल किया है, फिर उसी का एप्लीकेशन और फिर आयल इजराइल का है, जापान, यूएस है। तो इस तरीके से जितने भी जगह पे फाइल किया है ना, चाइना भी है, वो सब लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट में जो आपका डब्ल्यू आ रहा है मतलब ये वर्ल्ड वाइड के डब्ल्यू एक होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एक आपने नाम सुना होगा, WTO, ये सब वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ तो WTO वर्ल्ड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, WIPO, राइट, WIPO होता है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जैसे अपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो इंडियन पेटेंट ऑफिस कॉन्टैक्ट करोगे, डायरेक्टली वहाँ फाइल करोगे। इस तरीके से ये जो WIPO है ना, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीपल जगह पे पेटेंट फाइल करनी है, तो क्या होता था पहले कि यूएस में फाइल करनी है तो यूएस में एप्लीकेशन डालो, फ्रांस में डालो, अलग अलग सब जगह एप्लीकेशन डालना होता था। तो उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया कि आप यहाँ डालो, यहाँ पे आपका बेसिक लेवल पे चेक हो जाएगा कि यहाँ पेटेंट मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सही है कि नहीं, और बेसिक जो होता है ना कि, जो मैं बताया कि नोवेल नोवल है कि नहीं, वो चेक हो जाएगा। और उसके बाद आप फर्दर इसमें नाम दे दो कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, जैसे यूएस हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जो जो भी मेंबर है 193 मेंबर इसका है, तो जहाँ जहाँ पे भेजना है इसको बता दो, ये डिस्पैच करके भेज देगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ग्रांट नहीं होता है पेटेंट, ये जस्ट एप्लीकेशन लेता है और एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरे कंट्री को भेज देता है। मैंने क्या बताया, पेटेंट ये जुरिस्डिक्शन राइट, तो किसी जुरिस्डिक्शन में होगा ना, आप वर्ल्ड में पेटेंट एक साथ तो करोगे नहीं 193 कंट्री में, और करने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे मेंटेनेंस फी। तो जो जो कंट्री में लगेगा, अभी प्रोडक्ट का वैल्यू हमें मिलेगा वहीं पे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करो एंड एप्लीकेशन फेज में ही रहेगा, 3 साल तक आप कहीं भी भेजना चाहते हो एप्लीकेशन वो भेज दो, वहाँ पे फर्दर एक लेवल पे वहाँ पे ऑफिस जांच करेगी और तुरंत आपको पेटेंट मिल जाएगा। तो वो आसान करने के लिए बनाया गया था। इसी तरीके से यूरोपियन जो एक है ना, यूरोपियन ग्रुप, जो यूरोप के जहाँ यूरो चलता है, यूरो चलता है, यूरोपियन यूनियन पता है, हाँ, यूरोपियन यूनियन के ही कुछ मेंबर्स मिल करके यूरोपियन पेटेंट ऑफिस बनाया। इसमें 28 मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में शायद 37 मेंबर है। तो ईपी जो क्या करती है, ये क्योंकि यूरोप का छोटा छोटा कंट्री है, तो वो लोग जुरिस्डिक्शन राइट को इस तरह से कन्वर्ट कर लिए कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप में पेटेंट फाइल करेगा कोई बंदा, और जो जो कंट्री चूज करेगा वहाँ वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये ग्रांट भी करती है, मतलब एक जगह फाइल कर दिए तो बोला स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड एंड ऑल, हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, बस सिंपलीफाइज कर दिया ये लोग। तो अपने लिए ये बनाया, मतलब 28 कंट्री जो होता है ना इनके अंदर, उनके लिए ये है। अच्छा तो ये भी एक ग्रुप है। उसी तरीके से इधर अफ्रीकन ग्रुप भी एक है, अफ्रीका का जो कुछ कंट्री है वो लोग मिल करके एक बनाए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे, लेकिन मेजर आपको ईपी का मिलेगा, इसमें ग्रांटेड मिलेगा पेटेंट। और इसमें फर्दर आप देखोगे डिटेल में जा करके लीगल इवेंट्स में, उसमें कंट्री का नाम मेंशन रहता है कि इस कंट्री में प्रोटेक्टेड है। और जो वाइपो का नाम मैंने बताया, वाइपो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए और कहीं भी जा सकता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं।